So our chapter number 15. Structure of atom and nucleus. Structure of atom and nucleus. Chapter number 15. तो सबसे पहले हमारा CCB म्हणजे छोटी छोटी बातें। तो CCB के हिसाब से सबसे पहले हम सब जानते हैं कि लाइट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। सिंपल शब्दों में ड्यूअलिटी। सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। दूसरा पॉइंट, phenomena such as diffraction and interference of light could be explained by treating light as electromagnetic waves. So we treat light as electromagnetic wave. वेव नेचर ऑफ लाइट से we were unable to explain radiation of black body and photoelectric effect. और हमने एक चीज पढ़ी है कि when light interacts
with matter, it behaves as a stream of particles called photons. And when it propagates, it behaves like as an electromagnetic wave. तो ये ड्यूल नेचर इसी एंगल से बता पा रहा है। मैटर, लाइट इंटरैक्ट करती है, जब टकराती है तो वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, यानी फोटॉन्स। और जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसने दो साइंटिस्ट को मर्ज किया। तो ही मर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टाइन एंड प्लैंक, और उन्होंने एक वेवलेंथ बताया। यस बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम। मैटर नेचर को अगर आप स्टडी करोगे, तो ये जो ड्यूल नेचर दिखाने वाली चीजें हैं, वेव्स हैं, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। अगर वेलोसिटी इनकी 0 होगी तो वेवलेंथ इनका इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी इनकी इनफाइनाइट होगी तो वेवलेंथ इनका 0 हो जाएगा। This implies that the matter waves are associated with the material particle only if they are moving. If they are moving, क्योंकि अगर मूव नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। So d Broglie, lambda is equal to h upon p. Matter waves, ये रिलेशन। डेल्टन एटॉमिक मॉडल सुना है कभी? डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ये क्या बोलते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ indestructible particle. Matter is made up of indestructible particle.
दूसरा इन्होंने कहा है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. Matter of a given element are identical. पकड़ना एक्टिव नहीं. तीसरा, atoms can combine with other atoms to form new substance. To form new substance. Now, what are atoms made up of? What are atoms made up of? Atom consist of a positively charged nucleus. मालूम है आपको? Atom consist of positively charged nucleus. न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन. तो एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन orbiting around the nucleus. Size of atom is 10 raised to power 5 times the size of nucleus. Approximation है. Nucleus has 99.9% of entire mass of atom. तो ये मास ना प्रोटॉन की वजह से है ना इलेक्ट्रॉन की वजह से है. ये मास एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका ये मास सारा है. न्यूट्रल पार्टिकल मेजर मास यही रखता है. न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड, क्या न्यूट्रल पार्टिकल का नाम? न्यूट्रॉन्स. inside the nucleus. So atom consists of positively charged nucleus. और जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. negatively charged electron orbiting around the nucleus. Size of an atom is 10 raised to power 5 times the size of the nucleus.
यानी मेजॉरिटी एम्प्टी स्पेस है। न्यूक्लियस जो है वो करीबन 99.9% ऑफ द एंटायर मास लेता है। बहुत बढ़िया बेटा। न्यूट्रल पार्टिकल है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। वो छोटी छोटी बातें। So the next topic is Mr. Thompson. Atomic model. Thomson's atomic model. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। He performed an experiment using glass vacuum tube. He performed an experiment using glass vacuum tube. इसमें उन्होंने एक कैथोड एंड एनोड रखा था। कैथोड और एनोड रखा था। जब इन्होंने वोल्टेज अप्लाई की वोल्टेज अप्लाई करने पे उन्होंने देखा कि जो कैथोड है, भाई साहब प्रॉब्लम आएगा, थोड़े थल्ले करो पैर, सीधा बैठ। वोल्टेज अप्लाई करने पे कैथोड was emitting rays which produces ग्लो, चमकने लग गया। ये कब चमका? When it struck the glass behind the anode. एनोड के पीछे ग्लास को जब उसने टक्कर मारी तो वो ग्लो उठा, जाग उठा इंसान, ग्लो उठा ग्लास। वोल्टेज अप्लाई किया, कैथोड ने एमिट किया रेस and which glowed when it stuck to the glass behind the anode. So इसमें इनकी कंक्लूजन कैसे आई? By studying the property of these rays, he concluded that the rays are made up of negatively charged particle which he called as electron, which he called as electron.
सो पहला पॉइंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय यूजिंग ग्लास वैक्यूम ट्यूब, जिसमें एक कैथोड और एक एनोड रखा गया। वोल्टेज सप्लाई की गई तो कैथोड ने कुछ रेज एमिट किए। ये रेज जब एनोड के पीछे की दीवार को टकराए जो कांच की थी तो ये ग्लो हुए, एंड ही कंक्लूडेड दैट द रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टोरी है। तो थॉमसन ने एक मॉडल डिस्कस किया ऑफ एटम, आपने शायद पढ़ा होगा, पल्प एंड पुडिंग मॉडल करके। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, या हम इसे नाम देते हैं पल्प एंड पुडिंग मॉडल। तो इनके हिसाब से एन एटम इज अ स्फीयर, एटम इज अ स्फीयर having a uniform positive charge in which electrons are embedded. So atom is a sphere having uniform positively charged with electrons as embedded. फिर उन्होंने एक और बात बताई कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। is equal to total negative charge. That means atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. अब इनके हिसाब से as the whole solid sphere is uniformly positively charged, so positive charge cannot come out as the whole solid sphere, that is atom, is uniformly positively charged. Therefore, positive charge cannot come out. तो एटम से बाहर नहीं निकल सकता है। ओनली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जो चार्ज है वो बाहर आ सकता है, सो विच आर वेरी स्मॉल कैन बी एमिटेड। ओनली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन can be emitted which are very small.
which are very small. तो इसमें पंच लाइन है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी बाहर नहीं आएगा, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो बाहर आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड्स रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको स्टडी करते हैं बेटा। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द पॉजिटिवली चार्ज वाज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द रेंज स्फेरिकल कंस्टिट्यूशन द एटम। तो इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है of the positively charged would be very small and all of the inside alpha particle would be deflected only through very small angle। ये जो स्टोरी है, हमारे पास एक गीगर और मार्सडन का एक्सपेरिमेंट था, उसके ऊपर रुदरफोर्ड ने कुछ तो स्टोरी डाल दी। तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया अपने मॉडल के हिसाब से, उन पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं। आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए गए थे और आगे एक गोल्ड फॉइल रखी थी, उस गोल्ड फॉइल को टकरा के अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे। कभी पढ़ा था? और मेरे ख्याल से आपने रुदरफोर्ड भी कभी कभी पढ़ा हुआ। तो आइए देखते हैं, रिकॉल करते हैं रुदरफोर्ड को कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल सेंट्रल कोर called nucleus, called nucleus। दूसरा उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस कैरीज ऑल द पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस कैरीज ऑल द पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, mass of nucleus is approximately 99.9% of mass of atom। Fourth point, size of atom is 10 raised to power 5 times the size of nucleus। फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
around the positively charged nucleus. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो लोग पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट होकर गिर जाएंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये गोल घूम रहा है। इसके गोल घूमने की यहाँ पे इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये गोल घूम रहा है। तो बट नेचुरल यही फोर्स बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स और उसे बैलेंस करता है सूडो फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल है। इसीलिए ये ना तो बाहर जा रहा है ना तो गिर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। सो यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है, ये नॉलेज के लिए पॉइंट से बाहर है नोट, कि सेंट्रीपिटल फोर्स is actually electrostatic force। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 यानी E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये E नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और हम सब जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्चुअली नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए हम लिखते नहीं है। ये R और ये भी कैंसिल हो गया। mv² इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ हाफ को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू हाफ के ई स्क्वायर यानी हाफ के क्यू स्क्वायर। ये नॉलेज के लिए, नोट के लिए, इसीलिए इसे काला काला बना देता हूं। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये दोनों करके। हाँ हाँ बरोबर है, हर जगह एक दूसरे से मिलता जुलता है ना, ये भी तो सर्कुलर ही हो गया। सो इसको गोल घूमना जायज है, अगर ये गोल नहीं घूमेगा तो ये गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, स्टोरी हो जाएगी खराब। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन सेम होंगे उसकी गारंटी नहीं है। देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये रुदरफोर्ड भाई साहब बता के गए भी। मेरिट्स ऑफ रुदरफोर्ड। तो मेरिट्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल्स क्या है? हाँ, ऐसे ज्यादा क्लियर दिखता है, अभी क्लियर है। अच्छा, फोकस एट द सेंटर। So merits of Rutherford model, according to Rutherford model, the space between the orbit of an electron and the nucleus is mostly empty. So in simple words, you can say that huge empty space
is between electrons and protons, यानी न्यूक्लियस। इसका मतलब क्लियर हो गया कि मोस्टली वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी स्पेस होने की वजह से जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में सोर्स ने अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना टकराए आर पार चले गए थे। इससे उनको पता चला कि एम्प्टी है। It also explained due to large mass of an electron, it is not affected by the force when applied on an atom. तो यहाँ पे एक चीज और उन्होंने बताई कि न्यूक्लियस हैज लार्ज मास, इसीलिए अल्फा पार्टिकल उनको टकरा के वापस आ गए, रीबाउंस हो गए। सो अल्फा पार्टिकल का जो फोर्स था उसने न्यूक्लियस को इफेक्ट नहीं किया। तो एज अ रिजल्ट ओनली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिट होते। न्यूक्लियस के पास बहुत सारा मास होने की वजह से इसे मूव करने के लिए बहुत ज्यादा मोमेंटम चाहिए। तो जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे उन्होंने न्यूक्लियस को टकरा के वापस बाउंस हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को टकरा के वो इलेक्ट्रॉन के साथ उसको अपने साथ उनको लेके जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग सकते थे, न्यूक्लियस नहीं भाग सकते थे। इसी से उसने कंक्लूड किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव नहीं होते हैं, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव होते हैं। हेंस नो इफेक्ट on the positive charge protons in nucleus, only negatively charged electrons are emitted या can be emitted by atoms। अब ये तो हो गए उसके मेरिट्स। उसने डिफिकल्टी भी फेस की। difficulties faced by Rutherford atomic model। पहला कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। Circular motion is an accelerated motion, and according to Maxwell equation, accelerated charge radiates energy. So according to Maxwell, accelerated charge should emit energy, अगर वो एनर्जी एमिट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी एमिट की, सो देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज in energy, hence velocity decreases। So
इलेक्ट्रॉन should fall on the न्यूक्लियस, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को गोल घूम घूम के उसको गिर जाना चाहिए, पर ऐसे वो गिरता नहीं है, वो गोल गोल घूमता रहता है बिना गिरे। तो ये एक उसके थ्योरी में प्रॉब्लम थी। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एटम। could not explain the stability of atom, कि ऐसा होता क्यों है। so when electron falls inward, अगर स्पाइरली गोल 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 घूमेगा, so their angular velocity and hence frequency would increase, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रेडियस कम हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। so as electron falls, its frequency should increase, और अगर कंटिन्यूसली उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, so atom should emit continuous spectrum, क्योंकि बेटा हम सब जानते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ड्यूल नेचर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो एनर्जी एमिट करेगा, तो उसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम्स, पर ऐसा कहीं नजर नहीं आता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पाइरल कर करके गिरता नहीं। पॉइंट समझ में आया। अगर ये स्पाइरल हो के गिर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है, बढ़ रही है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। पर हम सब जानते हैं कि एटम स्टेबल है, इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन है कि वो स्पाइरल करके गिरेगा, वो गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेबिलिटी, हेंस जो फॉल होने वाली एजम्पशन है was false, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। तो सर्कुलर मोशन accelerates the motion, and according to Maxwell accelerated charge should emit electron, और emit इलेक्ट्रॉन करेगा तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा एनर्जी लेवल, एनर्जी कम होगी तो उसकी वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगर वो गोल 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 करके गिरेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इट शुड एमिट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा है तो वो एक अनस्टेबल है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेबिलिटी, हेंस आवर अजम्पशन वाज फॉल्स कि वो स्पाइरल होके गिरता है। So the interesting topic is Bohr model.
आपको पता है ये अंकल का पूरा नाम क्या था? नील बोर। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसे क्लासिक फिजिक्स में, क्लासिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो नील बोर अप्लाइड द क्लासिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू मॉडिफाई द मॉडर्न रुदरफोर्ड मॉडल एंड ही प्रपोज एन एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने तीन थ्योरीज को मर्ज किया, एक क्लासिकल मैकेनिक, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और तीसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज को ही मॉडिफाइड, इनको यूज किया एंड ही मॉडिफाइड द रुदरफोर्ड मॉडल रुदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया एंड प्रपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल। करीबन 1913 में इन्होंने बताया, 1913 में। इसका जो ये मॉडल है, इट गिव्स द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर। His model gave satisfactory explanation of stability of atomic structure and emission of higher spectrum also। emission of line spectrum। और उन्होंने यूज किया हाइड्रोजन एटम को अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए। तो इन्होंने तीन पोस्टुलेट्स बताए, थ्री पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट था, उस पोस्टुलेट में इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में बात किया। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv square upon r, electrostatic force is 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r square, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो उन्होंने इस रिलेशन को बताया, यानी सिंपल शब्दों में इनका पोस्टुलेट था कि the electron in the hydrogen atom revolves in a circular orbit and the nucleus with the nucleus at the center, so the necessary centripetal force required for the circular motion was provided by the electrostatic force between the proton and the neutron, that is nucleus and the electrons। so ये इसके बारे में इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया। डायलॉग आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आपको चाहिए तो मैं डायलॉग लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को लेके डिस्कशन किया, एंगुलर मोमेंटम एल, जिसका फॉर्मूला mvr होता है, उसको लेके उन्होंने थ्योरी दी। और जो थर्ड पोस्टुलेट था, दैट वाज रिलेटेड टू द एनर्जी रेडिएंट।
एनर्जी रेडिएटेड के ऊपर बात की, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, इसके ऊपर बात की। तो आइए तीनों पोस्टुलेट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सो बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट वन, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom, the electron in an hydrogen atom revolves in circular orbit around the nucleus with nucleus at the center of orbit. So the necessary centripetal force for circular motion is provided by electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. सो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो एक प्रोटॉन है उसके पास और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये गोल गोल घूम रहा है, और इनका रेडियस है सपोज r। सो इसके पास अपने पास एक लीनियर वेलोसिटी है v, इसकी चार्ज वैल्यू है -e, इसकी चार्ज वैल्यू है +e। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। So this is equal to -1/4πε0 E square upon R square, and centripetal force is minus mv square upon R। तो अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो माइनस नहीं कंसिडर होगा। So since according to the first postulate, centripetal force is equal to electrostatic force, so magnitude के हिसाब से mv square upon R is equal to 1/4πε0 E square upon R square। आप इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू v का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, आप लिख लीजिए। सो बोर सेकंड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus only in those orbit
for which the angular momentum is equal to an integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant. These orbits are called as stable or stationary or Bohr's orbit. ये जो orbit में वो गोल घूमते हैं, these orbits are called stable, stationary या Bohr's orbit. So इनकी इस लाइन के कहने का मतलब क्या है? Suppose, say for an example, मेरे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है. तो फर्स्ट ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं. सो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डुप्लेट. दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. अब सपोज 11 इलेक्ट्रॉन लाइन से खड़े हैं. हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, और ये लाइन से है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन से ऑर्बिट में, अभी ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा ये डिसाइड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम. क्या डिसाइड करेगा? उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा कि ये कौन से ऑर्बिट में जाएगा. सो तो एंगुलर मोमेंटम अगर h अपॉन 2 पाई है, इसका 1 h अपॉन 2 पाई, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा. यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज 1 h अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट विल बी ट्वाइस ऑफ h अपॉन 2 पाई. और अगर जिसका एंगुलर मोमेंटम थ्राइस ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा. तो अगर मैं आपको लिखूं NH अपॉन 2 पाई, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में जाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम Ln है. तो अगर इन सब में देखो तो जो L की वैल्यू है उसमें h अपॉन 2 पाई कॉमन है, बाकी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है टिल n. तो इन सब केसेस में n की जो वैल्यू है वो 1 से 2 से 3 से ऐसे n तक जा रही है. सो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो इसलिए वो बोल रहा है कि L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा वो बताने वाली चीज है एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम विल डिसाइड कि वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा. सो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा कि सेकंड में जाएगा कि थर्ड में जाएगा. तो n2 3 4, सिंपल शब्दों में ये n जो है वो ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर. इसीलिए इस n को सिंपल शब्दों में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं.
यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट का है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Postulate 3, third postulate. We all know that when an electron jumps from an orbit from the higher energy level to the lower energy level, it radiates energy. When electron jumps from orbit of higher energy to an orbit of lower energy, it will radiate energy in the form of quanta या photons. In the form of quanta या photons. When an electron jumps from orbit of higher energy level to an orbit of lower energy level, it radiates energy in the form of quanta or photons. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल वाला, ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी लेवल. सपोज ये nth ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth ऑर्बिट जम्प्स टू द pth ऑर्बिट. सो nth ऑर्बिट में जो उसकी एनर्जी है En, एंड pth ऑर्बिट में जो उसकी एनर्जी है Ep, आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एंड pth ऑर्बिट रिस्पेक्ट से ले ली, रिस्पेक्टिवली. तो ये जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, as we know that energy in the nth orbit is greater than the energy in the pth orbit, तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा. तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है which is En minus Ep is radiated in the form of photons, quanta और photons. और हम सब जानते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला h न्यू. तो इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला h न्यू है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो therefore En
minus EP is equal to h nu. तो ये बताने वाले अंकल का नाम क्या है? मिस्टर प्लैंक। क्या नाम है? मिस्टर प्लैंक। तो देयरफॉर हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो किसकी वजह से है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। एक बात याद रखना, जब वो जंप लेता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तभी वो एनर्जी एमिट करता है, वरना एनर्जी एमिट नहीं करता। तो नोट करने वाली बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट या रेडिएट एनर्जी while revolving in orbit, but it does so only when it jumps from higher to lower orbit. Jumps from higher to lower orbit. ये बात ध्यान में रखने वाली है, नोट करने वाली बात है। Energy do not emit electron energy radiant energy while revolving the orbit in a stable orbit. और ये कब ऐसा करता है? It does so when it jumps from higher energy level to the lower energy level. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये थर्ड पोस्टुलेट। So we are going to find the expression for the radius of Bohr's orbit. Expression for radius of Bohr's orbit. So suppose if we consider an electron which is revolving around the circular orbit of radius r, this is an electron which is revolving around the circular orbit around the nucleus with radius r. So बेटा हम सब जानते हैं centripetal force is equal to electrostatic force according to Bohr's first postulate. So centripetal force is mv square upon r is equal to electrostatic force मतलब 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon r square. Or we can say that v square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught e square upon mr, क्योंकि एक एक r कैंसल हो जाएगा, r and r get cancels. अब बेटा आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. According to Bohr's second postulate,
सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम is equal to integral multiple of h upon 2 pi. But we know that angular momentum is equal to mvr. So equating the both the two, ये हम ले लेते हैं इसे 1, ये 2, ये 3. So from 2 and 3, we can say that mvr is equal to nh upon 2 pi. So therefore v is equal to nh upon 2 pi mr. अब बेटा यहां से v की वैल्यू मिल गई, ये v की वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बहुत जरूरी है. सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1, सो हमें मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन e स्क्वायर अपॉन एम आर. अब इसमें कैंसलेशन शुरू हो गई, सो कैंसलेशन करेंगे. m और r दोनों का स्क्वायर कैंसिल. 4 और पाई का स्क्वायर कैंसिल. सो व्हाट रिमेन्स, पहले बैलेंस हो गया, ईमानदारी से वो लिखो. n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई एम आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब हमें रेडियस चाहिए r, तो r को उधर लेके जाइए और क्रॉस करने पे आपको मिलेगा. देयरफॉर r इज इक्वल टू, ये r ऊपर गया, will be equal to epsilon naught h square n square upon pi m e square. E square. So ये हमारी रेडियस का फॉर्मूला बन गया. पर ये रेडियस कौन सा रेडियस है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट. यानी ये फॉर्मूला जो है वो आर एन का है, nth ऑर्बिट का. आर एन आएगा, आर एन आएगा, आर एन आएगा, क्योंकि फिर ये वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट आएगा. आर एन आएगा क्योंकि n आ गया ना, तो यहाँ पे भी n आएगा. तो जहां जहां n आया फिर सब जगह n आएगा. So this is the formula for the radius of the nth orbit of an electron which is revolving with a velocity Vn. So since we know that the radius of the nth orbit is given by Rn is equal to epsilon naught h square upon pi m e raised to 2 into n square. बेटा मैंने n को साइड में रखा है. सो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, so epsilon is constant, h square is constant, pi is constant, mass of an electron is also constant. तो ये सारी वैल्यूज अगर कांस्टेंट है, सो एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e into e स्क्वायर
ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, एंट्रेंस में काम आएगा आपको। ये वैल्यू आती है 0.537, 0.537। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो आर एन की वैल्यू आएगी 0.537 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। सो बेटा अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, सो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी 0.537 इंटू 1 स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। ये सारी यूनिट एमस्ट्रॉन्ग में है, शायद आपको याद हो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻²। सो ये वैल्यू कभी भूल ना जाना, बहुत काम की वैल्यू है। तो यहाँ पे मिला आपको आर एन की वैल्यू, और हम बचपन से जानते हैं 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है। सो यहाँ पे अगर ये सब कांस्टेंट है, वैसे ही सिमिलरली आप R2 भी ढूंढ सकते हैं, डेट बिकम 0.7 इंटू एन स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इज 4। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 3 12, 13 14, 4 5 20 plus 21, so 2.148 एमस्ट्रॉन्ग। तो आपको जो चाहिए आप वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज क्लियर है कि अगर वैल्यू 0.537 इंटू एन स्क्वायर है, therefore you can say that Rn is directly proportional to n square। कल वो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, find the ratio of the radius of the fifth orbit to the third orbit। so आंसर बहुत आसान है, 25/9। now the expression for the velocity of electron in nth orbit। so expression for the velocity of an electron in the nth orbit। तो बेटा हम सब जानते हैं वेलोसिटी इन दी nth ऑर्बिट का रिलेशन है NH/2πnr। NH/r। सो ये अर्थ तो एन आर एन आएगा, एंड वी नो दैट आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की जाएगी, substituting we have velocity in the nth orbit is equal to nh upon 2 pi m r। सो आर एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट बोलो h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर। अब बेटा कुछ कैंसिल होगा, मन में जोर जोर से चिल्लाओ, बोलते रहो तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे सब बर्तन गिर जाएंगे आपके भी, आवाज आई ना वैसा। तो बेटा इसमें क्या कैंसिल हुआ,
m और m कैंसल, पाई और पाई कैंसल, n और h और स्क्वायर भी कैंसल। वाओ, तो इसका मतलब वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट, पहले ईमानदारी से लिख लो, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। 1/2 एप्सिलॉन नॉट h n अपॉन ई स्क्वायर ऊपर जाएगा ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट इज ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/n। अब बेटा ये भी एक वैल्यू है, आपका होमवर्क है, अपने आप ढूंढना घर पे बैठ के। सो एज वी नो दैट e square upon 2 epsilon naught h is constant, therefore Vn is proportional to 1 upon n. Vn is proportional to 1 upon n. So next we are going to find the expression for kinetic energy of electron revolving in the nth orbit. Expression for the kinetic energy of electron revolving in the nth orbit. अब बेटा दो तरीके से किया जा सकता है इसको। एक तो हम बचपन से फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, दिस वाज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। सो एम और एम कट गया, so the value become e square upon 4 to the 8 pi epsilon naught mr. Now this is the kinetic energy for the electron in the nth orbit, so this will be also n. अब m और m कट गया था, so this is e square upon 8 pi epsilon naught rn, radius of the nth orbit. अगर चाहिए तो हम वो वैल्यू भी इसमें डाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की वैल्यू क्या आएगी? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट की वैल्यू h square epsilon naught upon pi m e square into n square। तो बेटा ये वैल्यू आएगी e, देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई यानी पाई कैंसिल, सो बेटा ये m e स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम m e रेज टू 4, e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर बिकम्स e रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर आप नोट करें
सो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ऑफ द nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूला तैयार हो गया उसका। इसमें अगर आप ध्यान से देखें नॉलेज के लिए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लानी है, होमवर्क है आपका, इंटू 1/n²। सो इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस देखें, सो वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो ये आपके लिए नॉलेज की। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग या ऑर्बिटिंग इन द nth ऑर्बिट। इन द nth ऑर्बिट। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द चार्ज इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला शायद आपको पता हो, 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल V का फॉर्मूला, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E है बट नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का पर नेगेटिव। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -e² / 4πε0 इंटू Rn आएगा, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट है तो ये Rn आएगा। अब बेटा इसके अंदर आपको Rn की वैल्यू डालनी है, सिंस वी नो दैट Rn इज इक्वल टू h²ε0/πme²। सो बेटा ये Rn की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -e²/4πε0 into Rn, which is h²ε0/πme²। कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? यस कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? पाई आणि पाई कैंसिल। ओ पाई कैंसिल, एम नहीं कैंसिल। So therefore potential energy of the nth orbit will be equal to -4 into epsilon square h²। e ऊपर जाएगा, so it becomes e² का आएगा e⁴। और बेटा यहाँ पे m जो है वो ऊपर चला जाएगा, कटा नहीं है वो। और Rn की वैल्यू में n² भी होता है, यानी n² आएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज -me⁴/4 इंटू 1/n²। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। चाहिए तो नेगेटिव डाल सकते क्योंकि वो नेगेटिव होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी 1/8 है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से आधी है। तो ये रिलेशन हो गया और वो वैल्यू आपको ढूंढनी है।
ये वाली। expression for the total energy of electron orbiting in the nth orbit. So beta, we know that total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन है। आर एन की वैल्यू डाल के हमें जो वैल्यू मिली थी वो वैल्यू क्या थी, ई रेज टू 4 आया था, एम ई रेज टू 4 8 पाई नहीं था, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन था, यानी माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। वापिस से पाई लिख दिया, ये पाई बहुत तंग करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन होगा एम ई रेज टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन, यहां आएगा 1/2 माइनस 1। So this is m e raised to 4 upon 4 epsilon naught square h square n square into minus half. So the value becomes negative of m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square into 1 upon n square. आपको पता है मेरी आदत। So total energy of an electron revolving in the nth orbit का रिलेशन ये मिला, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। So you can say that Tn is proportional to 1 upon n square. अगर आप टोटल एनर्जी को आर एन में लिखना चाहेंगे तो आर एन में भी लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी इन आर एन फॉर्म। इन आर एन फॉर्म मतलब विदाउट सब्सटीट्यूशन ऑफ आर एन। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा -1/8 ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। फिलहाल हम वो यूज नहीं करते हैं, ऊपर वाला यूज करते हैं विदाउट आर एन, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर एन वाला। तो बेटा नोट करें, द नेगेटिव साइन signifies that electron is bounded to the nucleus। क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो वो भाग जाता, नेगेटिव है इसका मतलब वो बाउंडेड है। न्यूक्लियस बाय द फोर्स
of attraction, and hence one has to do work on the electron to make it free. इसे हमने फोटॉन्स वाले चैप्टर में ड्यूल नेचर वाले में हमने इसे पढ़ा है वर्क फंक्शन के तौर पे, दैट वर्क. सो फ्री फ्रॉम एन एटम. अब ये जो क्वांटिटी हमारी आई है m e⁴/8 epsilon naught square h², सो ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है. और जब आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए माइनस लिखा. सो टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आ जाएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ आ रहा है बेटा? तो व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल एनर्जी, इसको कई किताबों में E से डिनोट करते हैं, En. तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n1², यानी 1 होता है. एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी वैल्यू आ जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली. थर्ड ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन 3² यानी 9. तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Energy of the fourth orbit is -13.6 upon 4² electron volt. 13.6 upon 4², 16, will be approximately 0.85 electron volt. Energy of the fifth orbit will be equal to -13.6 upon 5² electron volt, 25. This is -0.54 electron volt approximately. अगर मैं इंफिनिटी में चला जाऊं, एनर्जी ऑफ द इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन ऑन द इनफाइनाइट ऑर्बिट, एकदम दूर, so -13.6 upon infinite का square electron volt and 1 upon infinity is nothing but 0 electron volt. बाइंडिंग एनर्जी. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन को जो हम एनर्जी देते हैं, जैसे कि हमारे पास है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट जिसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट जिसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे मैंने आपको वैल्यूज बताई, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. Now if I supply energy, और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बढ़ाऊंगा, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट को requires positive 13.6 electron volt of energy, whereas electron in the second orbit requires only plus 3.4 electron volt of energy.
तो मुझे बताइए सबसे पहले एक्साइट कौन होगा, अंदर वाला कि बाहर वाला? बट नेचुरल बाहर वाला। सो E2 जो है will easily E2 will be easily removed from the atom, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए। इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकलता, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए एमिटेड इलेक्ट्रॉन कभी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट समझ में आया? Hence, always outermost orbit electron is easily removed to be free electron. तो जो हमने इसे एनर्जी देनी है, इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? I have to supply plus 3 electron volt energy, approximate 3.4 electron volt energy. तो ये जो मैंने एनर्जी सप्लाई की है, मिनिमम एनर्जी required to make मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए चाहिए? फॉर इलेक्ट्रॉन टू मेक इट फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस is called binding energy. So minimum energy required for an electron to make that electron free from the nucleus is called binding energy. पॉइंट समझ में आया बेटा? सो यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी कि जो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, बट ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी is equal to total energy but negative, opposite. So binding energy is equal to negative of total energy. तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव आया था वो पॉजिटिव आएगा, me⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया और उन्होंने स्टडी किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप लेता है हायर एनर्जी लेवल से नीचे लोअर एनर्जी लेवल,
सो उन्होंने उनके हिसाब से बातें की। तो आइए बेटा स्टडी करते हैं। n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। और जहां से वो जंप ले रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। सो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है E1 विच इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप ग्राफिकली स्टडी करोगे तो करीबन करीबन आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, एनर्जी का ग्राफ नेगेटिव जीरो से नेगेटिव नीचे। तो बेटा हमारे पास एक अंकल थे जिनका नाम था लेमन। लेमन का ग्राउंड स्टेट यानी पी स्टेट, लेमन नहीं लेमन, जो पी था वो फर्स्ट ऑर्बिट था। तो उसने स्टडी किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप ले सेकेंड ऑर्बिट से, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप लेगा, तो सेकेंड ऑर्बिट पे एनर्जी लेवल जो है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एन की वैल्यू कौन से ऑर्बिट से जंप ले रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से, एक्साइटेड स्टेट। सो जो एनर्जी उसे यहाँ पे है 3.4 और हो गई 13 -13.4, एनर्जी लॉस होगी ना, तो वो एनर्जी एमिट करता। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, एच न्यू इज इक्वल टू ईपी ईपी माइनस ई एन, नहीं ई एन माइनस ईपी, अरे क्या कर रहा हूँ, ई एन माइनस ईपी। So this will be equal to -3.4 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लेगा तो वो इतनी एनर्जी एमिट करेगा। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, n इज इक्वल टू 3, एनर्जी लेवल जो आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमन ने बात की, अगर ग्राउंड स्टेट फर्स्ट है और एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑर्बिट है, सो जो एनर्जी लॉस होगी एच न्यू, उसकी वैल्यू आएगी E3 माइनस E1 यानी -1.5 माइनस ऑफ -13.6। तो बेटा कितना हो गया, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी एमिट करेगा। सो ऐसे लेमन का ग्राउंड स्टेट जो था वो फिक्स था, लेमन का ग्राउंड स्टेट फिक्स था, वो था P इज इक्वल टू 1। उसका क्या बदल रहा था, एक्साइटिंग स्टेट। कभी वो सेकंड ऑर्बिट से जंप करवा रहा है, कभी थर्ड ऑर्बिट से जंप करवा रहा है, हो सकता है वो फोर्थ ऑर्बिट से जंप करवा रहा हो। ना आप ये देख सकते हो कि बेटा जैसे
Ground state was first orbit and the electron jumped from the second orbit. According to the third postulate, energy was emitted from the upper higher energy level orbit to the lower energy level orbit. So En minus Ep हो गया. En minus Ep. So En की वैल्यू जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप लिया, so En की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट to -13.6 electron volt. So it loses energy of 10.2 electron volt energy. Similarly, layman study, if the electron jumps from the third orbit to the first orbit, so the ground stage is first orbit and the excited state is third orbit. So the energy emitted was from third orbit to first orbit, which is -1.5 electron volt to minus or minus plus become 13.6, which is plus 12.1 electron volt. Similarly, an electron can jump from fourth orbit to the first orbit. So ground state will be first only. So यहाँ से jump लेगा. So energy will be emitted h nu, which is equal to E4 minus E1, which is minus 0.85 to minus of minus 13.6. तो subtract करके आपको क्या वैल्यू मिलेगी बेटा? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एनर्जी ज्यादा एमिट करे. सो ऐसे मैंने आपके साथ 3 केस ली. जैसे लेमन थे वैसे और भी हमारे साइंटिस्ट थे. लेमन का ग्राउंड स्टेट था फर्स्ट ऑर्बिट. सिमिलरली हमारे पास दूसरे थे बाल्मर. सो बाल्मर जी का ग्राउंड स्टेट वाज सेकंड ऑर्बिट. सो थर्ड से सेकंड पे, फोर्थ से सेकंड पे, फिफ्थ ऑर्बिट होगा. So E5 will be equal to minus 0.54 electron volt. So this was Balmer. फिर हमारे पास से पैस्चन जिनका ग्राउंड स्टेट जो था वो थर्ड ऑर्बिट था. उनका नाम था पैस्चन, PASCHEN. तो पैस्चन जी का फोर्थ से थर्ड पे, फिफ्थ से थर्ड पे और उसके ऊपर से थर्ड से आ रहा. और भी अगर कोई ऑर्बिट है तो ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं तो उनसे जंप लेगा. फिर हमारे पास थे एक BRACKE ब्रैकेट. इन्होंने जंप मरवा दी फिफ्थ से फोर्थ पे, फिर सिक्स से फोर्थ पे ऐसे. और लास्ट हमारे पास थे पी फंड. यस बेटा, पी फंड. सो पी फंड जी ने जो जंप ली है भगवान जाने कहां कहां से ली है. सो सिक्स से और ऊपर से जिधर से चाहिए उधर से, दैट इज पी फंड. सिमिलर कंडीशंस उन सब के लिए भी ले सकते हैं. अब एकदम जीरो पे क्या होगा? एनर्जी ऑफ द इंफिनिटी विच इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.
So when a gas is heated or subjected to a strong electric field, when, मन में मेरे साथ साथ बोलिए आप, when a gas is heated or subjected to strong electric field or suitable radiation, it begins to emit electromagnetic waves of specific wavelength. When a gas is heated or subjected to a strong electric field or suitable radiation, मतलब तीन किस्म से एनर्जी दी जा सकती है किसी भी चीज को. एक, या तो आप हीट सप्लाई कीजिए, दूसरा आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, और तीसरा जो है आप उसे कोई सूटेबल रेडिएशन दीजिए. सो इट विल स्टार्ट emitting electromagnetic waves of a specific wavelength, depending कि उनके पास कितनी एनर्जी ज्यादा आ गई. And these wavelengths are called as character. Characteristics spectrum of the gas, called as characteristic spectrum of the gas. हमारे पास जो अंकल थे बाल्मर, बाल्मर बाल्मर जी ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया. करीबन 1885 में, ज्यादा लंबी कहानी नहीं. और इन्होंने जो स्पेक्ट्रम एमिट्स हुए उनकी वेवलेंथ को मेजर किया. जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिट हुए, जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस को इन तीन में से कोई भी एक किस्म की एनर्जी सप्लाई करने से, तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन गैस एक्साइट होती है और वो एनर्जी एमिट करती है स्टेबल होने के लिए. तो वो जो एनर्जी एमिट हो रही थी, वो एमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थी. तो उस वेव्स की वेवलेंथ जो रिलीज हो रहे थे, उन्होंने उन वेवलेंथ को स्टडी किया और मेजर किया. और उन्होंने देखा कि चार अलग अलग किस्म के वेवलेंथ नजर आ रहे थे. एक 6563 एमस्ट्रॉन्ग के थे, एक 4868 एमस्ट्रॉन्ग का था, कुछ 4341 एमस्ट्रॉन्ग्स वाले थे, और कुछ 4202 एमस्ट्रॉन्ग वाले थे. इन चार वेवलेंथ्स को उन्होंने चार कैरेक्टर्स के नाम दे दिए, और उन्होंने कहा दे आर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिनमें से उन्होंने एक को एच अल्फा, एक को एच बीटा, एक को एच गामा, और एक को एच डेल्टा कहा. तो चार अलग अलग किस्म के वेरिएशंस दिखे उन्हें वेवलेंथ के अंदर. जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस को हाई एनर्जी सप्लाई की, तो वो हाइड्रोजन गैस ने एनर्जी एमिट करना स्टार्ट किया, और वो चार अलग अलग वेवलेंथ थे, जिन्हें उन्होंने चार कैरेक्टर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस कहा, विच वाज एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल्टा. और बेटा इन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया, जिसे हम बाल्मर्स इंपेरिकल रिलेशन कहते हैं, या फॉर्मूला भी वर्ड यूज कर सकते हो.
बार्मर्स इंपेरिकल रिलेशन या फॉर्मूला और वो फॉर्मूला था 1/λ, यानी जो स्पेक्ट्रम एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ इज इक्वल टू आर इंटू 1/p² माइनस 1/n², जिसमें हम सब जानते हैं p का मतलब है ग्राउंड स्टेट, p का मतलब है ग्राउंड ऑर्बिट, और हम सब जानते हैं फॉर बाल्मर p इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 1/λ का फॉर्मूला आ गया r इंटू 1/2² माइनस 1/n²। इसमें जो r है दैट इज कॉल्ड एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और रेडबर्ग्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, क्योंकि बेटा 1/λ है, बाकी ये दो तो नंबर है। अब बेटा उन्होंने ये देखा कि ये वैल्यू आई कैसे, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनको जो वेवलेंथ्स मिली उन वेवलेंथ्स को उन्होंने इसके अंदर चेक किया, जब हमने एन की वैल्यू, क्योंकि पी की वैल्यू तो 2 है पर एन की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 6 भी हो सकती है। सो व्हेन ही सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3, तो उन्होंने एच अल्फा मिला उनको। जब एच की वैल्यू 4 डाली तो उन्होंने देखा कि एच बीटा था, एन की वैल्यू 6 पे एच डेल्टा हुआ, और ये चारों के चारों सेटिस्फाइड कर रहे थे इस वैल्यू को। सो इन्होंने अपनी एक कैलकुलेशन से सजेशन दिया कि आर रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है। कोई डाउट बेटा? डिराइव कर रहा हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब बेटा एनर्जी ऑफ द pth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? -me⁴ स्क्वायर h स्क्वायर into 1/n²। This is the formula for the energy of an electron in the nth orbit. So अगर ये pth orbit होता so -me⁴ स्क्वायर h स्क्वायर into 1/p² आता, क्योंकि ऑर्बिट चेंज हुआ। Now according to third or postulate of Bohr, Bohr's third postulate, हमें मालूम है कि emitted energy which is h nu is En minus Ep। बोलो हाँ या ना? Good. So therefore h nu will be equal to En, और Ep में से कॉमन क्या है?
m e raised to 4 upon 8 epsilon नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन, en की वैल्यू आएगी -1 अपॉन n स्क्वायर, माइनस ep की जगह पे आएगा -1 अपॉन p स्क्वायर. एनी डाउट? सो बेटा therefore न्यू इज इक्वल टू h नीचे आ जाएगा m e raised to 4 अपॉन 8 epsilon नॉट स्क्वायर h क्यूब. ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो इसे पहले लिख दिया, -1 अपॉन n स्क्वायर को बाद में लिख दिया. सिंस वी नो दैट velocity of light c is equal to nu lambda, therefore nu will be equal to c by lambda. So nu की जगह पे आएगा c by lambda, m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h cube 1 upon p square minus 1 upon n square. Therefore 1 by lambda is equal to m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h cube c into 1 upon p square minus 1 upon n square. अब बेटा ये जो वैल्यू है ये सब कांस्टेंट से बनी हुई है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सब कुछ कांस्टेंट. तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को r माना गया. सो 1 अपॉन लैम्डा was equal to r into 1 upon p square minus 1 upon n square, where r is equal to m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h cube c. So r was nothing but Rydberg's constant. और ये सारी वैल्यू डालने के बाद we get the theoretical value as 1.093 into 10 raised to power 7 per meter. अब बेटा बाल्मर के हिसाब से 1.097 था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन 1.093 है, नियर बाय वैल्यू है, इसीलिए बाल्मर की कंडीशंस को वैलिड माना गया और उसके एग्रीमेंट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में एग्रीमेंटली प्रूव किया गया कि बाल्मर की थ्योरी राइट थी. तो बाल्मर स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? Studied the spectrum of hydrogen atom. So हाइड्रोजन एटम का Z क्या है? Z समझते हैं? Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक नंबर समीक्षा, बहुत बढ़िया. तो Z हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. सो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है 1 upon lambda is equal to Rydberg's constant for hydrogen atom into 1 upon n square minus 1 upon p square, है ना?
कि 1/p² माइनस 1/n², 1/p² माइनस 1/n²। इधर एम एन एन पी ची पी टी पी राम श्याम सीता गीता कुछ भी आ सकता है, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेयर पी इज व्हाट एंड वेयर एन इज व्हाट। सो पी क्या है, एक्साइटेड ऑर्बिट की ग्राउंड ऑर्बिट? वेयर पी इज ग्राउंड ऑर्बिट, राइट। और एन जो है जहां से वो एक्साइट होके नीचे गिरा। लेकिन अगर कोई और गैस होती, कोई और गैस, मतलब जैसे हाइड्रोजन नहीं होता, कोई और होता। सो इफ हाइड्रोजन इज नॉट सिलेक्टेड, एनी अदर गैस, तो ये फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर फॉर हाइड्रोजन इंटू 1/p² माइनस 1/n² ही होता, लेकिन इंटू z² होता। यहाँ पे z की वैल्यू 1 थी इसलिए नहीं आया, इसलिए यहाँ पे 1² आया। 1² 1 होता इसलिए लिया नहीं गया। ये आप ध्यान में रखना, गूगली है, एग्जाम में वो कुछ भी पूछेगा तो 1/z² आएगा, याद रहेगा। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, थैंक यू साक्षी आदित्य फॉर रिप्लाई। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक टर्म आता है जिसे कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जो हमारे पास है, दैट इज डिनोटेड बाय एरो नहीं है, सिर्फ बार है। सो वेव नंबर ऑफ द लाइन वेव नंबर ऑफ द लाइन जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो वेवलेंथ है इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सिंपल शब्दों में बात करेंगे तो द क्वांटिटी 1/λ is known as wave number, is known as wave number. So 1/λ it gives number of waves. इससे हमें क्या पता चलता है? It gives number of waves in unit distance. यानी suppose if we have a distance of 1 meter, so 1 meter के अंदर कितनी waves हैं? So number of waves in 1 meter is called as wave number. Number of waves in a unit distance is called as wave number. And the reciprocal of the wavelength, reciprocal of the wavelength is called as wave number. कोई डाउट? तो थोड़ा ज्ञान की बात करते हैं। आना बुलाया।
Ruben sir. Yes, sir. Sir, can you give me a break of 2 to 3 minutes? Actually, एक वेबिनार चल रहा है सिखिज्म का, तो उस पे वो लोग बुला रहे हैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के Okay, sir. लिए. Say 2 to 3 minutes, sir. No problem. तो नोट, मैंने आपको नाम बताए थे. पहला नाम था लेमन. तो लेमन सर ने अपनी एक सीरीज बनाई. लेमन सर की अपनी एक सीरीज थी. What was the ground state of Lehman? So this series, due to transition state, yes, very good. Yeah, transition of the electron from different outer orbits to the ground state या orbit first Bohr orbit. मतलब P की वैल्यू अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला आएगा R इंटू 1/1 माइनस 1/n², क्योंकि P की वैल्यू 1 है. So where n is equal to 2, 3, 4 and so on. तो बेटा जब n की वैल्यू 2 डाली, n is equal to 2, तो लैम्डा की वैल्यू 1216 स्ट्रॉन्ग मिलेगी. और जब n की वैल्यू 3 डाली, तो लैम्डा की वैल्यू 1025 एमस्ट्रॉन्ग मिली. अब बताइए n बढ़ा तो वेवलेंथ बढ़ा कि घटा? n 2 से 3 हो गया तो लैम्डा 12 16 से 10 25 हुआ. बढ़ गया कि कम हो गया? घटा. इसका मतलब इफ ऑर्बिटल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, wavelength decreases. As wavelength decreases, frequency increases, energy level increases. Similarly, हमारे जो अगले अंकल थे जिनका नाम था बाल्मर, तो बाल्मर जी की अपनी एक सीरीज थी, that was called as बाल्मर सीरीज. सो बाल्मर जी का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आए, तो आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो इसमें P की वैल्यू 2 आ गई. Therefore 1 lambda का फॉर्मूला हो गया R इंटू 1/2² माइनस 1/n², वेयर n विल बी इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी 3, 4, 5 एंड सो ऑन. बेटा यहाँ n की वैल्यू 1 थी, इसीलिए P की वैल्यू 1 थी तो n की वैल्यू 2 से शुरू हुई. Here we have P का वैल्यू 2, therefore the value of n starts from 3. So when n was 2, n was 3, so lambda was 6563 Armstrong, and when n was 4, lambda was 4868 Armstrong. This was H alpha, this was H beta. If we substitute n is equal to 5 and n is equal to 6, so we will get another lambdas. This is lambda for third orbit, fourth orbit, fifth orbit and sixth orbit. So lambda will be equal to 4341 Armstrong. This was H gamma, and the last one is 4202 Armstrong, which is H delta, which were the 4 characters of the Balmer series. Yes, very good. The third uncle is Passion. So Passion series.
बेटा पैशन अंकल का ग्राउंड स्टेट P is equal to 3. Therefore 1 upon lambda is equal to R into 1 upon 3 square यानी 9 minus 1 upon n square. Here the value of n starts from 4, 5, 6 and so on. 4, 5, 6 and so on. तो बेटा जब हम लोगों ने इनकी वैल्यू डाली 4, 5, 6 तो हमें उनके वेवलेंथ मिले and those wavelengths were when n is equal to 4 lambda was 18,750 angstrom and when n was equal to 5 lambda was 12,820 angstrom. Similarly fourth वाले अंकल जो थे BRACKE series तो इनमें P की वैल्यू क्या है बेटा P is equal to 4 1 upon lambda is equal to R into 1 upon 4 square यानी 16 minus 1 upon n square n की वैल्यू आ जाएगी 5 6 7 and so on. So when n is equal to 5 lambda was 40,518 angstrom. When n was equal to 6 lambda was 26,253 angstrom. The fifth one was P fund series. तो इसमें P की वैल्यू कितनी है 5. बहुत बढ़िया बेटा करण भाई धन्यवाद. So 1 upon lambda was equal to R into 1 upon 5 square 25 minus 1 upon n square. So here n is equal to 6, 7, 8 and so on. When n is equal to 6, lambda was 75,587 angstrom. When n was equal to 7, so lambda was 46,533 angstrom. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सीरीज लिमिट मतलब सीरीज की क्या लिमिट है. So if we start from 2, 3, 4, 5, 6 and so on, so we will reach to final is infinity. So the smallest wavelength as we know that the orbit increases, the value of n increases, wavelength decreases. So अगर last orbit में जाएंगे तो wavelength सबसे कम होगा. Therefore the smallest wavelength emitted in a series, the smallest wavelength emitted in a series is called series limit. Is called series limit. तो सीरीज लिमिट के अंदर n की वैल्यू जो होती है that becomes infinity. So if we talk about
लेमन, सो लेमन के बारे में बात करेंगे जिसकी पी की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू अभी डाल रहे हैं इन्फिनिटी। सो 1/λ विल बी इक्वल टू r इंटू 1/p स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर। So 1/infinity is nothing but 0. That implies r into 1/1 minus 0. That implies only r. So therefore lambdas for limiting series will be equal to 1/r. ध्यान से समझना बेटा। उसी तरीके से बाल्मर के लिए आएगा, p की वैल्यू 2, n की वैल्यू इंफिनिटी। So 1/r limiting series for बाल्मर, bs लिख रहा हूं, बाल्मर का लिमिटिंग सीरीज is equal to r into 1/2 square minus 1/infinity का square, and 1/infinity is nothing but 0. That implies r upon 2 square. So therefore lambda bs will be equal to 2 square is 4/r. तो अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है पैस्चन, p की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू इंफिनिटी है। तो 1/Passion series will be equal to r into 1/3 square minus 1/infinity square. That implies r upon 3 square. So lambda for Passion series will be equal to 3 square upon r. अब बेटा इसमें ध्यान दीजिए, 1 square is 1, मतलब वो p की वैल्यू है। 2 square ये p की वैल्यू है। 3 square ये p की वैल्यू है। So बेटा लिमिटिंग सीरीज for any value of p will be lambda for series will be equal to p square by r, will be equal to p square by r. तो हमने बात की लेमन की, बाल्मर की और पैस्चन की। आप बाकी दो भी अपने आप ढूंढ सकते हैं। सो लेमन वाज 1 square by r, बाल्मर वाज 2 square by r, पैस्चन वाज 3 square by r. So in simple words we can say that limiting series is p square by r. Yep. Limitation of Bohr's model. Limitations of Bohr's model. कोई मुझे बता पाएगा क्या लिमिटेशंस हैं इसके? सो पहली जो लिमिटेशन थी, it could not explain the line spectrum of an atom. It could not explain the line spectrum of the atom other than हाइड्रोजन। सिर्फ इसने हाइड्रोजन के बारे में बात की है, बाकी किसी के बारे में बात नहीं की है। और हाइड्रोजन के बारे में भी बात करेंगे तो मोर एक्यूरेट स्टडी वाज नॉट गिवन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी इंटेंसिटी ऑफ द एमिशन लाइन बीम to differ from the line to line, and Bohr model has not explained about the det. जो एमिशन हो रही है वो जैसे हाइड्रोजन एटम की एमिशन उसने बताया एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। तो ये नहीं बता पाया कि ये अलग अलग एमिशन क्यों हो रही है, अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम की एमिशन क्यों है। सो इंटेंसिटी of the emission
line seems to differ from line to line, from line to line, and ये जो मॉडल था Bohr's model was unable to explain that. तो ये इनकी दो लिमिटेशंस हैं. तीसरी भी एक लिमिटेशन गिनी जा सकती है. ऑन थियोरेटिकल साइड always the model has not entirely satisfied as it arbitrarily assumed orbit following a particular condition to be stable. मतलब कहने का मतलब there was no theoretical basis for that assumption. जो उन्होंने बताया कि एक ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन स्टेबली घूमता रहता है, उसके बारे में इन्होंने प्रॉपर थियोरेटिकल डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी. सो ऑन theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbit. ये उनके assumed orbit थे कि ऐसा है, इसीलिए हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें हमने लिखा बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट. तो ये जो बोर्स ऑर्बिट है इनके assumed orbits हैं. Following a particular condition, जो हमारे बोर के सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. वो स्टोरी के बारे में ये डिस्कस कर रहा है. कंडीशन टू बी स्टेबल. सो देयर was no theoretical basis for that assumption. ये पूरी की पूरी लैंग्वेज वर्डिंग्स टेक्स्ट बुक वाली है. इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे करूंगा तो नंबर कट जाएंगे, इसीलिए छेड़ नहीं रहा हूं. न्यूमेरिकल नंबर 6. Determine the series limit of Balmer, Paschen and P-fund. Balmer मतलब which orbit? Ground state. P is equal to 2. Very good. Paschen 3. Very good. And P-fund 5. Excellent. Given the limit of the Lehman series is 912 Armstrong. तो Lehman का दिया हुआ है, आपको बाकी का ढूंढना है. So according to the given data, we are talking about numerical number 6. He says the limiting series for Lehman was given as 912 Armstrong. So we have to find limiting series for Balmer, limiting series for Paschen, and limiting series for P-fund. So beta, we know that for limiting series, we have to consider n is equal to infinity. Therefore, 1 upon lambda was r into 1 upon p square minus 1 upon infinity, which is nothing but r by p square. Therefore, lambda for limiting series is p square by r.
p square by r. So given data, limiting series for Lehman is 912 Armstrong. So Lehman limiting series will be equal to Lehman का p का value, Lehman की p की value 1. So ये वैल्यू दी हुई है 912 Armstrong is equal to 1 by r, or you can say r is equal to 1 by 912 Armstrong. So हमें r की वैल्यू in terms of Armstrong मिल गई. Now we can find the required one. So limiting series for Balmer will be equal to p square by r. बाल्मर के लिए p की वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन 912 एमस्ट्रॉन्ग. Now 4 divided by 912 Armstrong, 1 upon 912, 1 upon 912. So ये ऊपर जाएगा, it will be 4 into 912 Armstrong. So that is nothing but 3648 Armstrong. Similarly, limiting series for Passion will be equal to, Passion की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3, 3 square is 9, 9 divided by 1 by 912 Armstrong will be equal to 9 into 912 Armstrong. That is nothing but 8208 Armstrong. बहुत बढ़िया बेटा. Limiting series for P fund will be equal to P की value 5. 5 square is 25 by 1 by 912 Armstrong will be equal to 25 into 912 Armstrong will be equal to 2822800 Armstrong. तो इन्होंने हमें गिवन में दिया था सिर्फ लेमन का. इनडायरेक्टली वो कह रहा है आर की वैल्यू डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, और जब हमने लेमन के लिए डेटा यूज किया तो हमें लेमन के लिए डेटा यूज करने पे आर की वैल्यू मिली 1 बाय 912 एमस्ट्रॉन्ग, और फिर वो वैल्यूज को हमने यूज किया. बाल्मर के लिए पी की वैल्यू 2, पैस्चन के लिए पी की वैल्यू 3, पी फंड के लिए पी की वैल्यू 5. So we got 3648, 8208 and 22800. So question number 11 says that an electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10 raised to power minus 8 seconds. इतने सेकंड के लिए वो सेकंड ऑर्बिट में था. How many revolution will it take around the revolution around the nucleus in that time? सेकंड ऑर्बिट में वो 10 raised to power minus 8 seconds के लिए था. फिर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो उसने आने से पहले कितने चक्कर काट लिए, गोल गोल घूमियो घूमियो एंड घूमियो, तो हमें वो बताना है. So according to the given data for question number 11 of the test book, the electron in second orbit will transist to first orbit. तो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है. तो सेकंड से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आया है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट. सो सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया है. सो वो एनर्जी जो रेडिएट करेगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अपॉन 1 स्क्वायर, ये आपको याद हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सो दिस वाज -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज नथिंग बट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया, हमने किया हुआ ये। अब जो एनर्जी एमिट हुई है ये डेल्टा ई, उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इज एच न्यू। अगर एच न्यू है सो बेटा हम लोग इसे सॉल्व करके न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं, दैट इज एनर्जी अपॉन एच। एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁴ कितना, -34। सो न्यू इज इक्वल टू 10.2 into electron volt. 1 electron is 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 6.63 into 10⁻⁻34। तो न्यू की वैल्यू आएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 16.32 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा, 34 में से 19 गया, 15 आएगा। तो न्यू की वैल्यू कैंसलेशन करनी है, it will be 2.46 into 10⁻15 hertz. So this is frequency, मतलब 1 सेकंड में वो इतने चक्कर काटेगा। So what we require, उसका टाइम ड्यूरेशन था 10⁻⁻8। So therefore number of revolutions in 10⁻⁻8 seconds will be equal to 2.46 into 10⁻15 into 10⁻⁻8. So this is 2.46 into 10⁻7 revolutions. So the next topic is de Broglie explanation. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है कौन से टॉपिक में पढ़ा था ये, बताओ बताओ। ड्यूल नेचर में, यस वेरी गुड। अब आधा टॉपिक वहां है, आधा टॉपिक यहाँ है, तो आइए स्टडी करते हैं। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, मतलब हम लोग ने एक्चुअली वी हैव स्टडीड in chapter number 14 that the material particle also have a dual nature, right? And like that for light, and there is a wave associated with every material particle. So de Broglie suggested that instead of considering the orbiting electron inside the atom on a particle, we should view them as a stationary wave. Instead of considering that they are revolving, we will assume that they are in the form of a stationary wave. So agar suppose this is our orbit and this is the small nucleus, so यहाँ पे imagine किया जा रहा है कि electrons are in the form of a stationary waves. हम सब जानते हैं कि stationary waves are in the form of a loops. So यहाँ पे drawing competition नहीं है, technically आपको बनाना है। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर वेव कंप्लीट हो रही है और लूप्स में डिवाइड करोगे तो एक वेव में 2 लूप बनती हैं। तो इसके अंदर जो भी वो कह रहा है वो कहता है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है,
that will be equal to integral multiple of lambda. यानी लूप्स कभी भी इवन लूप्स आएंगे, ऑड लूप्स कभी नहीं आएंगे. तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो हम सब जानते हैं. इट इज नथिंग बट 2 पाई आर. ऑर्बिट अगर n है तो यहाँ पे रेडियस भी nth ऑर्बिट का आएगा. So that means till now we have discussed 2 points. One, according to de Broglie, instead of assuming that the electrons are moving in a circular orbit near the nucleus, we assume that they are in the form of a standing or stationary waves. This was the first point. The second point, the circumference, or you can say the path of stationary wave, circumference of the stationary wave is nothing but the integral multiple of lambda. मतलब कभी भी ये आधा लैम्डा नहीं होगा, पूरा लैम्डा होगा. So number of loops means number of loops will always be even. So according to this, we can say that lambda for nth orbit will be equal to 2 pi Rn divided by n. So this was given by de Broglie. So first point was, instead of revolving, he assumed that the electrons are in the form of standing waves. And the second point was, the circumference of the orbit was n lambda. So 2 pi Rn will be equal to n lambda. Therefore, lambda n will be equal to 2 pi Rn divided by n. Now we have already studied, जो हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, उससे lambda de Broglie wavelength was h upon p, momentum of the nth orbit. Now we are always talking about nth orbit, so pn consider hoga. So this will be equal to h upon mass into velocity, and velocity of the nth orbit considered. Any doubt? Now you consider this. If we compare 1 and 2, so we can write as h upon pn will be equal to 2 pi Rn upon n. So Pn यानी momentum of the nth orbit will be equal to, ये उधर जाएगा, it will be nh upon 2 pi Rn. nh upon 2 pi Rn. अब बेटा r ऊपर जाएगा, so Rn into Pn will be equal to nh upon 2 pi. Now what is Rn into Pn? R into P. Since R into P is equal to L, which is called as angular momentum. So therefore we can say that angular momentum for the nth orbit will be equal to nh upon 2 pi. बेटा ये R ऊपर चला गया, Rn into Pn is equal to nh upon 2 pi. We know that R into P is nothing but L, which is called as angular momentum. So if we substitute
R into P as L, we get Ln is equal to NH upon 2 pi. Now finally what you can say about NH upon 2 pi, ये क्या है? क्या है वो? बोर का कौन सा पोस्टुलेट है? यस, बोर का सेकंड पोस्टुलेट है ये. neither 1 nor 3, it is second postulate. The angular momentum of an electron in the nth orbit is any orbit is integral multiple of h upon 2 pi. अब बेटा ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बोर के साथ मैच हो गया. इसका मतलब बोहर का जो ऑर्बिटल एटम मॉडल है वो वैलिड है, इसीलिए कंसीडर किया गया कि ये थ्योरी प्रॉपर है, क्योंकि ये सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया, यानी इनडायरेक्टली डी ब्रोगली प्रूव्ड द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल. बोर के मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि भाई साहब तुम राइट थे. कोई शक या सवाल? सो CCB, छोटी छोटी बातें. आइए पढ़ लेते हैं बेटा, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, सब लोग नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ लेते हैं. जो कुछ लोग पढ़ लेते हैं वो कुछ लोग जैगवार में घूमते हैं, और जो कुछ लोग अभी बिस्तर पे बैठे हैं लेट के मोबाइल पेट पे रख के देख रहे हैं, वो पेट पे चाय रख के पियेंगे. आइए आगे चलते हैं. CCB, आए रब्बा. तो बेटा न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, and that is denoted by Z. If atom is electrically neutral, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. भी आ सकता है. सो आजू बाजू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं.
number of protons plus number of neutrons is called as atomic mass number. It is denoted by A. So number of proton is actually Z and number of neutron is N, which atomic mass number is A. अब हमारे पास कुछ और छोटी छोटी बातें हैं. There are few elements, or you can say atoms, having same atomic number, मतलब same number of protons, but different atomic mass number, यानी different number of neutrons are called isotopes. Isotopes. इनका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन. Isotopes. So the atoms having same mass number, मतलब A सेम है but different atomic number, यानी Z अलग है, are called, ये बोलते हैं, isobars. यानी कि one of the isotope of hydrogen and one of the isotope of helium. दिखता क्या होगा? The atoms having same atomic number but different values of atomic the atoms having same number of neutrons but different value of atomic number and different value of atomic mass number.
are called, very good, isotones. मतलब 198 mercury 80 and 197 gold 979. अब देखिए एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास नंबर भी अलग है, दोनों सेम है, लेकिन हम सब जानते हैं एज z प्लस n इज इक्वल टू ए, तो n इज इक्वल टू a माइनस z, वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो ये इसका अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n1 है और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n2 है, so n1 is equal to 198 minus 80, which is nothing but 198 minus 80 is what? 108. 9 118. And n2 will be equal to 197 minus 79 is also 118. So आप देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम. एक और एग्जांपल ले लेता हूं. 3H1 and 4He2. सो आप देखो n1 की वैल्यू है 3 minus 1 is 2 and n2 की वैल्यू है 4 minus 2 is 2. So here also n1 is equal to n2. So ये जो हमारे पास है इन्हें कहते हैं आइसोटोन्स. इनके दो एग्जांपल मर्क्यूरी और गोल्ड और हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो बेटा नोट कर लीजिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, size of a nuclei Rx, x is the nuclei of any atom, will be equal to R naught into a raised to 1 by 3 atomic mass number. तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आपको काम आएगा आगे. इसमें जो R naught है उसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. So Rx will be equal to 1.2 into 10⁻⁻15 into atomic mass number का क्यूब रूट. Say for an example, if we talk about uranium, so it is 1.2 into 10⁻⁻15 into atomic mass number of uranium. कोई बता पाएगा? Atomic mass number of uranium. It is 238. 238. So this is equal to 1.2 into 10⁻⁻15 cube root of 238. So solve करने के बाद 7.4366 into 10⁻⁻15 meter. So this is the radius of the nuclei of the uranium. दूसरी चीज नोट करने वाली, रो is density inside the nucleus is given by density is equal to mass upon volume. So mass upon volume, तो mass upon volume है, तो mass is m into a upon volume is 4 by 3 pi r cube.
So this is mass of an subatomic particle into atomic mass number. In simple words, you can say that this is mass of proton into number of protons plus mass of neutron into number of neutron divided by 4/3 pi r x क्यूब, मतलब ये। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसकी गूगली बनती है, रो विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m अपॉन 4 पाई r नॉट स्क्वायर विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये नॉलेज के लिए आपको दे दिया, आप पढ़ते रहिए दिल खोल के। समझ आ रहा है बेटा? नाउ यू टेल मी, light poles attract each other or unlike pole attract each other? And what about like poles? So like charges repel each other, right? तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के सामने क्या दिखाएंगे? रिपल्शन। बट वी ऑल नो दैट एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव चार्ज। अब इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इतनी छोटी सी चीज के अंदर कैसे आ गए? सो कोई तो एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो इन्हें बाइंड करके रखेगी। इस न्यूक्लियर एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी E bind, according to Einstein we all know that E is equal to mc square. So इसमें बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। इसमें डेल्टा m को कहते हैं मास डिफेक्ट। सवाल ये उठता है कि ये मास डिफेक्ट है क्या? सो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस in the mass of the nucleus theoretical to the mass of the nucleus practical। देखा ये गया है theoretical mass और practical mass में actually difference होता है। that difference is called as mass defect according to Einstein। वो मास एनर्जी बन के इन सारे प्रोटॉन्स को एक साथ बांध के न्यूक्लियस में रखता है। So theoretical mass is simple, that is mass of proton into number of protons plus mass of neutron into number of neutrons. This is mass theoretical minus mass practical को capital M ले लेते हैं। So this is mass defect. So binding energy will be equal to mass of proton into number of protons plus mass of neutron into number of neutrons minus capital M into C square. अब बेटा mass of proton into number of protons. Number of proton is nothing but atomic mass number plus mass of neutron into number of neutron is atomic mass number minus atomic number minus M theoretical
into C square. Any doubt? Now this is binding energy of all the protons and neutrons. So if we talk about binding energy of nucleon, nucleon matlab single, so that will be binding energy of the nucleus divided by number of nucleons matlab atomic mass number. So this will be equal to mass of proton into Z upon A plus mass of neutron into A upon A1 minus Z upon A minus M C square. Or you can write as divide by A. Entire formula divide by A. This is the simplest way. तो ये गूगली लिखने से अच्छा कोई डाउट बेटा तो दिस इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन प्रैक्टिकल मास ऑफ वन न्यूक्लियन चाहिए तो डिवाइड बाई इंटू सी स्क्वायर The next topic is radioactive decay. तो इसका एक लॉ है रेडियोएक्टिव डीके लॉ वो कहता है द स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस is known as radioactive disintegration. मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते जा रहा है यानी डीके खत्म हो रहा है मतलब a radioactive element constantly breaks up into fresh radioactive atom और जब वो टूटेगा तो स्टेबल होने की सोचता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा सो एटम विथ द एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस तो जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेस तो जो नया एटम बनता है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है द न्यू एटम in general is या are radioactive अब जब वो
आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यानी वो खत्म हो रहा है, उसको कहते हैं डीके होना। उसका भी एक लॉ है, द डीके लॉ। ये लॉ बड़ा आसान है, आपका एक मैथमेटिक्स में चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका हुआ है या नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेम वही है। वो कहता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing undergoing the decay per unit time। ध्यान से समझिए, the number of nuclei undergoing the decay, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होने वाले पर यूनिट टाइम is proportional to the number of unchanged nuclei present at that instant। मतलब सिंपल शब्दों में बात करें, dn upon dt, number of nuclei disintegrating per unit time, that means rate of disintegration, is directly proportional to number of nuclei present at that time। उस समय जितने n बचे हुए थे, जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि लॉस है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो dn अपॉन dt विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज लैम्डा इंटू n, और ये माइनस साइन को यहाँ रख दिया। ये जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट, या डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लिख लो बेटा। So law of radioactive decay। Law of radioactive decay। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था एक डीके कांस्टेंट डीके लॉ। सो उसके हिसाब से let us assume that a time t at time t number of parent nuclei, मतलब जो अभी डीके होंगे, which are left is nt। So how many of these will decay in the time interval
between T and T plus dt, यानी सिंपल शब्दों में dt टाइम में कितने डिसइंटीग्रेट होंगे। तो हमारे पास जो लॉ है वो कहता है dn is directly proportional to, or dn upon dt is directly proportional to n present at that instant। तो प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट है, तो आप चाहिए तो आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख सकते हैं, बट डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर dn अपॉन dt विल बी इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ रहा है लैम्डा nt नेगेटिव, where lambda is decay constant, where lambda is decay constant। ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा। अब बेटा ध्यान से देखिए, dn अपॉन nt विच विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, dt ऊपर चला गया और dn n नीचे। इंटीग्रेटिंग तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन n t dt विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब इनिशियल जितने प्रेजेंट थे तो हम उसे एन नॉट मानते हैं। लेट एन नॉट बी द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, और एंटी डिसइंटीग्रेट होने के बाद जितने बच गए वो, तो हमारे पास आ जाएगा वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल। अब मुझे बताइए बेटा 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है। यस, वेरी गुड, ln ऑफ nt हो जाएगा, विथ रेंज आएगा हमारे पास n नॉट से लेके nt तक, विच इज इक्वल टू माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। बहुत बढ़िया। इसकी जो रेंज शुरू होगी वो आएगी 0 से t तक। तो एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ nt माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0। Since we know that log a minus log b is equal to log of a upon b, so therefore ln of nt minus ln of n naught is equal to lambda t, it will be equal to ln of nt by n naught is equal to minus lambda t। अब बेटा टू द बेस क्या है, ln मतलब टू द बेस क्या है, e। तो जब यहाँ पे ये log हटता है तो nt अपॉन n नॉट विल बी इक्वल टू, ये जो बेस होता है वो इसे पावर में लेगा e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ये लॉगरिथम का रूल लगा दिया हमने। देयरफॉर nt विल बी इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डीकेज लॉ।
of radioactivity. मैंने लास्ट लेक्चर आपको लिखाया भी है ये. So the number of decay per unit time per unit time मतलब minus dNt by dt is also called as activity AT. So activity AT is equal to minus dN upon dt, which is equal to lambda n naught e raised to minus lambda t. So at t is equal to 0, अगर t की वैल्यू 0 है तो एक्टिविटी will be equal to lambda n naught e raised to 0 and anything raised to 0 is equal to 1. इसलिए आंसर आएगा lambda n naught. तो अगर lambda n naught की वैल्यू at t is equal to 0 है तो at t is equal to 0 मतलब t की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये a 0 हो जाएगा. तो बेटा अगर a 0 की वैल्यू lambda n naught है तो lambda n naught की जगह पे a 0 डाल देंगे. So therefore AT is equal to at any instant t is equal to activity at any instant t is equal to A naught activity when it is initiated into e raised to minus lambda t. So activity is measured in units of becquerels. इसे BQ लिखते हैं. In SI unit, ASI unit है. One becquerel is equal to 1 decay per second. 1 decay per second. इसकी एक और यूनिट है another unit is curie जिसे हम कैपिटल C छोटे I से डिनोट करते हैं. And 1 curie is equal to 3.7 into 10 raised to power 10 decay per second. मतलब सिंपल शब्दों में 1 curie is equal to 3.7 into 10 raised to power 10 into 1 becquerels. Becquerel. तो ये यूनिट्स कभी काम आ जाएं इसीलिए आपको दिखा दी. The next topic is half life. हाफ लाइफ, टाइफ नहीं है, लाइफ है.
हाफ लाइफ का मतलब सिंपल है कि हमारे पास जितने भी न्यूक्लियस हैं वो जितने टाइम में हाफ हो जाते हैं उसे कहते हैं हाफ लाइफ. दैट मीन्स सिंपल शब्दों में 50% of the amount is decay. So if the 50% of the amount is decay, that the time taken for that decay is called as half life period. So इसका definition आएगा, the time taken for the number of parent radioactive nuclei of a particular species to reduce to half its value. आधा बच जाता वो. This time is called as half life period. इसे टी हाफ से भी डिनोट करते हैं. ऑफ दैट स्पीसी. बड़ा आसान है इसे सॉल्व करना. एज वी नो दैट कि एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी फॉर हाफ लाइफ पीरियड. एन टी विल बिकम half of n naught and t will become t half. So हमारा फॉर्मूला आएगा n naught upon 2 is equal to n naught e raised to minus lambda capital T half. अब बेटा इसमें क्या कैंसिल होता है? So as n naught और n naught कैंसिल हो जाएगा. So e raised to lambda T half will be equal to 2. अब बेटा पावर को नीचे लाना है तो टेकिंग log on both the sides. So taking log on both the sides, जब दोनों तरफ log लेंगे तो हमें मिलेगा log of e raised to lambda t half is equal to log 2. अब बेटा ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगा. सो लैम्डा टी हाफ इंटू लॉग ई की वैल्यू 1 होती है इज इक्वल टू लॉग 2. और लॉग 2 लिख देते हैं एल एन 2. सो टी हाफ विल बी इक्वल टू लॉग 2 की वैल्यू 0.693 टू द बेस लैम्डा. बेटा लॉग को एल एन में किया है यानी टू द बेस ई को टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 0. आपको मालूम होगा 23. तो ये मिल गया. तो ये टी हाफ हो गया. मतलब सिंपल शब्दों में जब t की वैल्यू 0 थी तो n की वैल्यू n नॉट थी. हाफ लाइफ पीरियड के बाद इसकी वैल्यू n नॉट का आधा बच जाए. और हाफ लाइफ पीरियड के मतलब 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, ये n नॉट के आधे का और आधा हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा. तो इस तरीके से वो और आधा और आधा और आधा होता रहता है. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव स्पीसीज.
So beta, we have seen that the different nucleus are given radioactive species decay at different time interval. सबका अलग अलग है, किसी का time interval fix नहीं है. They have different lifetime. We can calculate this average lifetime of the nucleus of the material by using all these expressions which we have derived earlier. So suppose if we consider the number of nuclei, the number of nuclei decay between time interval t and t plus dt, that is in time dt, is given by lambda n naught e raised to minus lambda t, which we equal to dn upon dt. तो बेटा dt ऊपर जाएगा, therefore dn will be equal to lambda n naught e raised to minus lambda t into dt, जो हमें वो कहना चाह रहा है. तो इतने मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. So the lifetime of this nuclei is t. सपोज हम मानते हैं कि वो t टाइम इंटरवल है उसका, जिसमें वो पूरा का पूरा डीके हो जाएगा. So thus the average lifetime, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ से, of a nucleus is tau is equal to 1 upon n integral of t lambda n naught e raised to minus lambda t dt. बेटा रेंज स्टार्ट होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक. 0 से इंफिनिटी क्यों है? 0 मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ. इंफिनिटी क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेट होते होते वो निग्लेजिबल होगा, लेकिन कभी भी वो 100% डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हाफ को आप हाफ करते रहो, हाफ करते रहो, हाफ करते रहो, कुछ तो उसका फ्रैक्शन पार्ट रह ही जाता है. सो अगर आप ध्यान से देखें, व्हेन वी इंटीग्रेट द अबव, तो हमें सॉल्व करने के बाद लास्ट में टाउ की वैल्यू मिलेगी 1 बाय लैम्डा. अब ये जो बाकी का पार्ट है वो कैलकुलेशन है, कैलकुलस का काम है, मैथमेटिक्स का. तो आंसर आएगा टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. So the relation between the average life and the half life period average life and half life period is t. half life period का हम सब जानते हैं वैल्यू है, it is ln 2 upon lambda, या हमने पढ़ा था 0.693 upon lambda. So बेटा 1 upon lambda is tau, so we can write this as 1 upon lambda की पे tau आएगा, it becomes 0.693 tau. On simple words, t half is equal to 0.693 tau. So half life period is 0.693 times of the average life. Question number 12. Determine the binding energy of the nucleon of the americium isotope, given that the mass of the element is 244.06428 units. So we have to find the binding energy. So given mass of the element is 244.06428 units. Atomic mass unit कितना है?
क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ बेटा 244 AM95, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या आएगा जो उसका ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की वैल्यू है 244। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 95, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर 95 है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल शब्दों में एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 244 माइनस 95। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 149। अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, जिसे हम ईबी भी बोलते हैं, दैट इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर mc स्क्वायर। सो डेल्टा एम ढूंढना पड़ेगा। डेल्टा एम इज मास थ्योरेटिकल माइनस मास प्रैक्टिकल। सो मास थ्योरेटिकल इज number of proton into mass of each proton plus number of neutron into mass of each neutron minus mass practical. So this is equal to number of protons are 95 into mass of proton plus number of neutron 149 into mass of neutron minus m is mass defect. अब बेटा इसको सॉल्व करना है आपने। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, we know that 1 unit is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सो बेटा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो डेल्टा एम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 95 इंटू 938.272 प्लस 149 इंटू 939.565। बेटा ये याद कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रैक्टिकल मास कितना आया है 244.06428 इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे सी स्क्वायर जाएगा क्योंकि आपने इस कन्वर्जन का इस्तेमाल किया है। सो आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 95 इंटू है तो प्लस लॉग ऑफ 938.272 इंटू प्लस, अब ये एक पैटर्न हो गया क्योंकि प्लस आया है, तो प्लस एंटी लॉग ऑफ 149 प्लस लॉग ऑफ 939.565। आपको शायद पता हो कि बीच में प्लस होगा तो लॉग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। माइनस लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 244.0648 इंटू, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया यार, 1 यूनिट की वैल्यू 931.5 प्लस लॉग ऑफ 931.5
अब बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट में कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। क्या आप ये मुझे करके दिखा सकते हैं? मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। 3 मिनट्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बेटा 95 का लॉग 1.9777 प्लस 2.9723 प्लस एंटी लॉग ऑफ 149 का एंटी लॉग, लॉग आएगा 2.1732। यस वेरी गुड बेटा समीक्षा, प्लस 2.9730
माइनस आएगा एंटी लॉग ऑफ, बेटा लॉग ऑफ 22 पॉइंट वाले का आंसर 2.3876 प्लस 2.9691. So that will be equal to anti-log of 4.95 plus anti-log of 5.1462 minus anti-log of 5.3567. That is equal to, इसका anti-log बेटा 8.913 into 10 raised to power 4 plus 1.401 into 10 raised to power 5 minus 2.274 into 10 raised to power 5. So this is nothing but 1.83 into 10 raised to power 3 mega electron volt. So energy, binding energy is 1.83 into 10 raised to power 3 upon, बेटा कितना मास है, एटॉमिक मास नंबर 244. सो पर न्यूक्लियन का आ जाएगा 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is 7.5 mega electron volt. So numerical number 13, calculate the energy release in the nuclear reaction of 7 lithium 3 plus proton to give 2 alpha particles. Given mass of the lithium atom and the helium atom is 7.016 units and 4.0026 units respectively. So numerical number 13. So mass of the lithium atom 7.016 units, यानी आप इसे 7.016 तो बेटा कन्वर्जन फैक्टर है यूनिट्स का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 7.016 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर यानी वेलोसिटी स्क्वायर. ये जो है मास का यूनिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 938.273 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज 4.0026 units यानी 4.0026 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर हो जाता. अब बेटा उन्होंने रिएक्शन में बताया कि 7 लिथियम 3 प्लस 1 प्रोटॉन टू गिव 2 अल्फा पार्टिकल्स. तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है Q, which is actually mass defect into C square. Mass defect is mass of the parent atom minus mass of the product into C square. सेम मतलब लगता बाइंडिंग एनर्जी जैसा ही है पर एनर्जी रिलीज है. तो दिस इज मास ऑफ द लिथियम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन जो हमारा पहला है माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इज अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, और कितने अल्फा हैं 2 इसलिए ट्वाइस ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर. अब बेटा ये मास ऑफ लिथियम is 7.016
into 931.5 plus mass of proton is 938.272. बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है ना, अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम अल्फा गिवन है, तो मैं उसे नीचे लिख देता हूं, -2 टाइम्स ऑफ अल्फा 4.0026 इंटू 931.5। ये एंटायर टर्म जो आ रहा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर सी स्क्वायर है, और एनर्जी के अंदर इंटू सी स्क्वायर होता है, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट जाता है, इसीलिए हम वो नहीं लिख रहे। बाकी जो हमारी कैलकुलेशन है वो लॉग से आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपका आएगा एंटी लॉग ऑफ 7.016 इंटू है तो प्लस आएगा, लॉग ऑफ 931.5 प्लस है, एंटी लॉग इंडिविजुअल आएगा, तो लॉग ऑफ 938.272 प्रोटॉन कितना है उसका, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 होता है इसीलिए उसने लिखा नहीं, माइनस एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा पहले 2 इंटू है तो प्लस आएगा, लॉग ऑफ 4.0026 प्लस लॉग ऑफ 931.5। तो बेटा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 7.016 is 3.8152 प्लस, अब ये देखा जाए तो ये एक सिंगल वैल्यू है, अगर आप वैल्यू ही रख दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं उसे वैल्यू ही रखता हूँ, लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, ये वाली वैल्यू, ये तो सिंगल वैल्यू है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो 938.272 ही रखता हूँ, माइनस एंटी लॉग ऑफ, इस लॉग को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.8725, तो इसको एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग निकाला, 6.535 इंटू 10⁻³ प्लस 938.272 माइनस 7.456 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 17.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपके टॉपिक में इस साल नहीं है, फिर भी आपको हेल्प होगा एंट्रेंस के। A source contain two species of phosphorus nuclei. Data given है at time t is equal to 0.0 to 90%. Sorry, at time t is equal to 0, 90% of the decay are from 32p15. How much time has to elapse for only 15% of the decay to be formed? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। और सोर्स कंटेन टू स्पीसीज, एक सोर्स है उसमें दो चीजें ऑफ फॉस्फोरस न्यूक्लियस, एक है 32p15, एक है 33p15। इसका हाफ लाइफ पीरियड है 14.2 डीके और इसका हाफ लाइफ पीरियड है 25.3 डीके। एट t is equal to 0, 90% of the decay are from 32p15, इसमें से 90% डीके हो रहा है। How much time has been elapsed for only 15% of the decay of the 32p15? तो कितना टाइम बच गया ताकि 15% ऑफ द डीके हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 21, 32p15 इसका हाफ लाइफ पीरियड है 14.3 डीके एंड 33p15 इसका हाफ लाइफ पीरियड है 25.3 डीके। So initially the ratio of the phosphorus nuclei यानी 33p15 और 32p15 इज, क्योंकि ये 90% है पहले वाला और ये 10% है,
So the ratio will be 1:9. इसका मतलब क्लियर है कि when 33p15 is x, then 32p15 is 9x. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक बार और देखते हैं। 32p15 वाला फॉस्फोरस जिसकी हाफ लाइफ पीरियड है 14.3 डीके एंड 33p15 का जो फॉस्फोरस है उसकी हाफ लाइफ पीरियड है 35.3 डीके। इनिशियली जो फॉस्फोरस के न्यूक्लियाइड्स हैं दैट आर इन द रेशियो 1:9, क्योंकि कॉन्टेक्ट कंटेंट में वो बता रहा है कि व्हेन T was 0 90% ऑफ द डीकेस आर फ्रॉम P, यानी कि इनका बट नेचुरल रेशियो जो होगा 1:9 होगा। So what we have to find the time at which the ratio is, क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो 15% बचना चाहिए, मतलब रेशियो विल बी इक्वल टू 85:15। 15% ये बच गया, मतलब दूसरा 85% बच गया, तो हमें ये चाहिए। कोई डाउट बेटा? सो बेटा ये इतना बच गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ रेज टू t अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। ये कभी भी याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा हाफ लाइफ पीरियड के लिए, ये फॉर्मूला। n इज इक्वल टू n नॉट हाफ रेज टू t बाई t हाफ। तो बेटा यहां पे आप देखिए, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हमारे पास कितना बचा है? पहले वाले का कितना परसेंट होना चाहिए? 85, और दूसरे का कितना है? 15। तो दैट विल बी इक्वल टू n नॉट हाफ रेज टू t बाई t हाफ, और दूसरे का आएगा n नॉट हाफ रेज टू t बाई t हाफ। अब ये है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का पार्ट। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज 3 5 जा, या 5 3 जा, और 5 17 जा। सो आएगा 17/3। इनिशियल कितना है बेटा पहले वाले का? x, और दूसरे वाले का इनिशियल कितना है? 9x। पहले वाले का x n01, दूसरे वाले का x n02। सपोज ये n01 है और ये n02। सो हाफ हाफ दोनों सेम है। हाफ रेज टू t बाई t हाफ, पहले वाले का हाफ कितना है? 14.3 d, and t half t raised to 25.3 d। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। सो बेटा 17/3 इज इक्वल टू, तो x और x कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा 1/9। ऊपर आएगा हमारे पास हाफ रेज टू t बाई 14.3 d, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस t अपॉन 25.3 d अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस।
So this is 17/3 is equal to 1/9 t रेज टू, बेटा t कॉमन आ गया और आपको लेना है एलसीएम। तो हमें क्या मिलेगा, t बाहर आ गया, अंदर आएगा 1/14.3, d भी बाहर आ गया -1/25.3। सो बेटा 3 1 जा 3 3 जा, ये ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 51 इज इक्वल टू हाफ रेज टू t/d, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, इट विल बी 11/361.79। इसका बहुत मतलब सिरदर्दी जो है वो कैलकुलेशन ही है। सो बेटा आगे चलते हैं। सो दिस इज कैलकुलेशन पर डीके। तो डीके तो यूनिट है डी, सो दिस विल बी 51 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे सो इट विल बी 2 रेज टू 11t अपॉन 361.79। So taking log on both the sides, log of 51 is equal to log of 2 raised to 11t upon 361.79 to the base 10. After log 51 to the base 10 is 1.7076 is equal to log 2, ये नीचे आ जाएगा 11t upon 361.79 into log 2 की वैल्यू आएगी 0.3010। अब बेटा ये नीचे आ जाएगा, दिस विल 1.7076 डिवाइडेड बाय 0.3010 इंटू 361.79 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू टी। यानी आपको सॉल्व करके टी की वैल्यू आएगी करीबन अप्रोक्सीमेटली 186.6 डेज पर डीके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। The half of life of 9038 is 28 years. Determine the disintegration rate of its 5 milligram of sample. तो 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल का डिसइंटीग्रेशन रेट चाहिए। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा T half of the given element is 28 years. So 28 years means 28 into 365 days into 24 hour into 60 minute into 60 seconds. So this is equal to 8.83 into 10. We have to determine disintegration rate of 5 milligram sample dN dt by dt। अब बेटा इस टॉपिक के अंदर हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ एंड dN अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा एन। अगर यहाँ t लिखूंगा यहाँ t है,
अब बेटा ये ढूंढने के लिए आपको लैम्डा चाहिए और लैम्डा के लिए ये और उसके लिए टी हाफ दिए वो दिया वो आप सॉल्व कर सकते हो. So solution will be lambda is equal to 0.693 divided by t half. So which is 0.693 divided by t half की value 8.83 into 10 raised to power 8. अब बेटा आपको सॉल्व करना है therefore lambda की वैल्यू आएगी डैश सॉल्व करके बताओ कैलकुलेशन. So the value will be 7.847 into 10 raised to power minus 10. Now the total number of atoms in 5 milligram of the given element is n is equal to 5 मिली मतलब 10 raised to power minus 3 kg और एक यूनिट में होते हैं 6.023 into 10 raised to power 23 particles divided by atomic mass number कितना है 9. तो बेटा इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा और कैलकुलेट करके आंसर. तो here also there is a calculation. So बेटा वैल्यू आएगी 3.347 into 10 raised to power 19 atoms. So beta we know that dnt upon dt will be equal to lambda nt. बेटा मैंने मॉड डाला ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू आए. So this will be equal to lambda की वैल्यू है 7.847 into 10 raised to power minus 10 from 1 into 3.347 into 10 raised to power 19 from 2. So solve करेंगे second inverse. So there is third calculation. And this value will be 2.627 into 10 raised to power 10 per second. Numerical number 18. What is the amount of the cobalt necessary to provide a radioactive source of strength 10 millicurie, its half-life being 5.3 years. Half-life period दिया हो. So numerical number 18, according to the given data, this integration rate is given as d by dt of nt, जिसकी वैल्यू है 10 millicurie. So 10 milli मतलब 10 raised to power minus 3 and 1 curie is 3.7 into 10 raised to power 10 decay per second. Decay per second. अब आगे चलते हैं बेटा. So इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. It will be 3.7 into 10 raised to power 10 में से 3 के 7 और एक 8 decay per second. So dn by dt की वैल्यू मिल गई. T half is given as 5.3 years. That means 5.3 into 1 year. ये बेटा याद कर लेना आपको काम आएगा. एक साल 365 days, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds, 0.1536 into 10 raised to power 7 seconds. So when we multiply, we get 1.67
into 10 raised to power 8 seconds. So this is t half का value. अब हमें चाहिए amount of cobalt required. Amount of 60 cobalt 27 required. Question mark. Same formula, दो formula. Formula number 1, lambda is equal to 0.693 t half. So this is 0.693 upon t half की value 1.67 into 10 raised to power 8. ये first है, ये second है from 2. So बेटा इसकी value आ जाएगी हमारे पास 0.415 into 10 raised to power minus 8 seconds. So ये t half की value, sorry lambda की value. So we know that d by dt is equal to lambda nt. So बेटा nt की वैल्यू क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए, it will be rate of disintegration upon lambda. अब बेटा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ उन्होंने 3.7 into 10 raised to power 8 divided by lambda की वैल्यू 0.415 into 10 raised to power minus 8. बेटा 8 ऊपर जाएगा तो 8 और 8 16 हो जाएगा. रेस्ट ऑल इज कैलकुलेशन. तो बेटा कैलकुलेशन करोगे. सो एनटी की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करके आएगी 8.884 into 10 raised to power minus 6 grams. हाँ सॉरी, ये एनटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अभी ये आपको सॉल्व करना. सो एनटी की जो वैल्यू आ रही है वो 8.917 into 10 raised to power 16 आएगा. ठीक है बेटा, बोलिए. सो फॉर कोबाल्ट 6027 mass of 6.022 into 10 raised to power 23 atoms यानी 1 mole is 60 grams. So बेटा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कितना आएगा. Therefore mass of 8.917 into 10 raised to power 16 atoms will be question mark. So therefore mass will be equal to 60 grams है ना, into कितने एटम्स हैं 8.917 into 10 raised to power 16 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे आएगी 6.022 into 10 raised to power 23. छोड़ दो. अब बेटा इसको कैलकुलेट करना है आपने और सॉल्व करके आपको आएगा 8.884 into 10 raised to power minus 6 grams. तो ये फाइनल आंसर. सारा खेल कैलकुलेशन का और कुछ भी नहीं. इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन. एंट्रेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछते.
बेटा हो जाए तो बताओ. So question number 19. Disintegrated rate of a sample 10 raised to power 10 per hour at 20 hours for the start, from the start. It reduces to 6.3 into 10 raised to power 9 per hour after 30 years. Calculate its half-life period and the initial time of radioactive atom in the sample. So disintegration rate of the sample जो दिया है वो 20 hours पे था जब t is equal to 20. And when t becomes 30 hours, so disintegration rate उसका कम हो गया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता disintegration rate slow होता है. Now calculate the rate, calculate its half life period and initial, मतलब n नॉट की वैल्यू चाहिए और t half की वैल्यू चाहिए. So बेटा activity number 1, when time t1 was 10 raised to power 10 per hour, for t1 was 20 hours. Similarly, activity number 2 for t2 was 6.3 into 10 raised to power 9 per hour for t2 is equal to 30 hours. Now we have to find t half life period and we have to find n naught initial value. So beta we know that at is equal to a naught e raised to minus lambda t. Therefore, at1 is equal to a naught e raised to minus lambda t1. Therefore, beta ये है 10 raised to power 10 वैल्यू फर्स्ट वाले की is equal to a naught e raised to minus lambda t1 की वैल्यू है 20. Similarly, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी 6.3 into 10 raised to power 9 is equal to a naught e raised to minus lambda into 30. अब बेटा दोनों को डिवाइड कर देंगे 1 और 2 को. सो 1 और 2 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 10 raised to 10 upon 6.3 into 10 raised to power 9 is equal to a naught e raised to minus 20 lambda upon a naught e raised to minus 30 lambda. सो बेटा यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी 10 अपॉन 6.3 ए नॉट कैंसल ई रेज टू 30 लैम्डा ऊपर जाएगा पॉजिटिव होगा. सो 30 लैम्डा माइनस 20 लैम्डा बिकम्स 10 लैम्डा. सो इफ वी टेक अ न्यूट्रल लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो बेटा यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ 10 बाय 6.3 और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा इट विल बी 10 लैम्डा. नाउ दिस इज टू द बेस ई. अगर आप इसे टू द बेस 10 करना है ln को log में कन्वर्ट करेंगे. So you have to multiply this by 2.303 into 10 by 6.3 is equal to 10 lambda. अब बेटा इसको मैनिपुलेट करना है आपने. So when you solve this you will get 0.4621 is equal to 10 lambda और lambda is 0.04621. तो हमें lambda की वैल्यू मिल गई. अब बेटा t half का फॉर्मूला क्या है? We all know that t half is equal to T half is equal to 0.693 by lambda. Therefore, T half is equal to 0.693 divided by 0.04621. So this will be approximately 15 hours क्योंकि सब कुछ R में कैलकुलेट हो रहा है. अब बेटा आप क्या करोगे आगे? T half मिल गया आपको, लैम्डा मिल गया आपको, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसी भी एक वैल्यू में. So on substituting,
इन इक्वेशन 1 सपोज वो जो हमारा फर्स्ट है, तो दैट इज 10 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है 0.04621 ई रेज टू एन नॉट आएगा ना, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, टी की वैल्यू है 20। सो बेटा 10 रेज टू पावर 10 दैट इज नथिंग बट 100 हो जाता है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 10 रेज टू पावर 10 इज 100, ये नीचे आएगा डिवाइड बाय 0.04621 इज इक्वल टू एन नॉट, नेगेटिव को नीचे ले आएंगे, ई रेज टू माई 20 लैम्डा। अब बेटा ये ऊपर चलाएगा तो एन नॉट विल बी इक्वल टू, हाँ तो बेटा 10 रेज टू पावर 10 100 नहीं 10 रेज टू पावर 10 ही रहेगा, अपॉन 0.04621 इज इक्वल टू एन नॉट, अपॉन वाली वैल्यू ये ऊपर जाएगी ई रेज टू 20 लैम्डा। Therefore n naught is equal to 10 raised to power 10 into e raised to 20 into lambda की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, दैट इज 0.0462 अपॉन 0.04621, so this will be equal to 10 raised to power 10 upon 0.0462 into e raised to 0.924, so this will be equal to, रेसिप्रोकल निकालेंगे 2.1645 इंटू 10 रेज टू पावर 11 इंटू ई रेज टू 0.924। अब बेटा यहाँ पे ई रेज टू सॉल्व करना तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो सारा खेल कैलकुलेशन का है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग न्यूट्रल लॉग ऑन बोथ द साइड्स, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो ln n नॉट और बेटा ये जो पावर ये थी वो डिनोमिनेटर में लेके जाऊं, तो अपॉन 2.1645 इंटू 10 रेज टू पावर 11 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू जो है वो नीचे आएगा 0.924, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो वो नहीं लिखेंगे। अब इसे टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है लॉग में, सो आपको लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन 2.1645 इंटू 10 रेज टू पावर 11 और यहाँ पे आएगा 2.303, दिस इज 0.924। log of n upon 2.1645 into 10 raised to power 11 this will be equal to 0.924 divided by 2.303, so taking anti-log on both the sides, अब ये log लिया तो टेकिंग एंटी लॉग तो हमें मिलेगा लॉग कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम एन नॉट अपॉन 2.1645 इंटू 10 रेज टू पावर 11 और इसको कैलकुलेट करके एंटी लॉग निकाल के 2.519, so therefore n naught will be equal to cross multiply, you will get 5.452 into 10 raised to power 11, तो ये हमारे n है, n नॉट की वैल्यू, तो आंसर में हमारे पास आएगा t हाफ की वैल्यू है 15 आवर्स और n नॉट की वैल्यू है 5.452 into 10 raised to power 11। मस्त सम्स ना,